चाचा चौधरी और रैम्बो। एक दिन एक गुप्त जगह पर। रैम्बो, आज हमारा मेहमान कौन होगा? सेठ बंटा वाला। उसके पास बहुत पैसा है। आओ, बंटा वाला इस वक्त घर पर ही मिलेगा। और वह सब बदमाश गाड़ी पे सवार होकर चल देते हैं। रैम्बो, तुम ना होते तो हमारा माफिया कब का टूट चुका होता। बंटा वाला के घर के सामने गाड़ी रुकती है। तुम गाड़ी को चालू रखना, मैं सेठ को लाता हूं। घर के अंदर सेठ, जब तक तुम्हारे घर वाले 2 लाख रुपया हमारे खाते में जमा नहीं करवाते तुम हमारे मेहमान रहोगे। चलो। अरे, ये क्या हो रहा है? वहीं पास से गुजरते चाचा चौधरी और साबू। चाचा जी, आजकल डाकू रैम्बो के किस्से बड़े सुनने को मिल रहे हैं। साबू, अगर एक बार मैं उसे देख लूं तो उसे पकड़ने में देर नहीं लगेगी। इधर रैम्बो सेठ को अगवा कर लेता है। बचाओ, बचाओ। साबू, उसे पकड़ो। लेकिन वैन निकल जाती है। वो वैन को ले जाने में कामयाब हो गए चाचा जी। रैम्बो मेरे पति का अपहरण करके ले गया। मैं रैम्बो को पहचान सकता हूं। तुम्हारा पति घर लौट आएगा। चाचा जी, हमें क्या पता कि डाकू इसके पति को कहां ले गया है। साबू, कोशिश करने से कामयाबी हासिल होती है। रैम्बो के गुप्त अड्डे पर जाओ। जब तक तुम्हारे घर वाले पैसा नहीं भेजते तुम कैद में रहोगे। इधर चाचा चौधरी और साबू। चाचा जी, कई घंटों से हम शहर की खाक छान रहे हैं। पता नहीं वह सेठ कहाँ है। साबू, हम उसे ढूंढकर ही दम लेंगे। रास्ते में, बाबा, गरीब को पैसा मिल जाए तुम्हारा काम बनेगा। चाचा जी, अगर हम फकीर को पैसा दे तो इनकी दुआ से शायद सफलता मिले। साबू, उसे उठा लाओ। है, आप क्या कह रहे हैं? जैसा कहता हूं वैसा करो। साबू उस फकीर को पकड़ लेता है। अरे, ये क्या कर रहे हो? जैसा चाचा जी ने कहा वैसा कर रहा हूँ। वह कभी गलत नहीं कहते। चाचा जी, भिखारी को ले आया। साबू, यह रैम्बो है। क्या? मैंने इसकी दाहिनी कानी आंख से पहचाना। कानी आंख को छुपाने के लिए इसने अपने चश्मे का दाहिना शीशा काला कर रखा था, वरना कोई ऐसा चश्मा नहीं पहनता है। इसके सिर पर बाल नकली थे। भिखारी का भेष बनाकर यह मालदार लोगों की टोह में रहता था और फिर उनका अपहरण कर लेता था। रैम्बो, अपना लिबास पहनो। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। रैम्बो अपना लिबास पहनता है। हाँ, अब हमें उस जगह ले चलो जहां तुमने सेठ को छुपाया है। तीनों रैम्बो के गुप्त अड्डे पर जाते हैं। वह उस इमारत में बंद है। रैम्बो दरवाजा खोलता है। अंदर जाइए, वह आपको मिल जाएगा। चाचा चौधरी और साबू इमारत के अंदर दाखिल होते हैं। हैं, कैसे हो? हम तुम्हें आजाद कराने आए हैं। तभी रैम्बो बाहर से दरवाजा बंद कर देता है। हो हो, तुम सब बंद हो गए। इस इमारत में मैंने डायनामाइट लगा दिया है। 2 मिनट बाद तुम सबकी धज्जियां उड़ जाएंगी। बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं। एक है, तुम दोनों मेरे दाएं और बाएं आ जाओ। साबू उन दोनों को पकड़कर दीवार को तोड़ता हुआ बाहर आ गिरता है। ओह! हम बाहर आ गए। तभी इमारत में जोरदार विस्फोट होता है। लेकिन साबू की वजह से तीनों सकुशल बाहर खड़े होते हैं।
चाचा चौधरी और जूता चोर। एक दिन रास्ते में। धमाका सिंह, तुम जेल से छूटकर कब आए? कुछ ही दिन पहले ताई। अब से बुरे कामों से तौबा कर लो। ताई, अब मैं सुधर गया हूँ। खाने का क्या प्रबंध है? सब ऊपर वाला देता है ताई। रोज मंदिर जाता हूँ, बस वहीं से जो मिल जाता है उससे गुजारा होता है। इतना कहकर धमाका सिंह आगे चल देता है। अच्छा, पूजा का टाइम हो गया है, मैं चलता हूँ। कमाल है। इस सुचक्के की काया पलट हो गई है। इसे कहते हैं भगवान का चमत्कार। रास्ते में वह पूजा के लिए जा रहा है, मुझे भी उसके पीछे हो लेना चाहिए। मंदिर आकर मन को बड़ी शांति मिलती है। वह आदमी मंदिर के बाहर अपने जूते उतारता है। अंदर जाने से पहले जूते बाहर उतार दूं। उस आदमी के अंदर जाने पर भगवान तेरी सुने या ना सुने, मगर उसने मेरी सुन ली। ये जूते बेचकर अच्छे दाम वसूल हो जाएंगे। इससे पहले वह भक्त पूजा करके निकले, मुझे चंपत हो जाना चाहिए। धमाका सिंह जूते लेकर वहां से रफू चक्कर हो जाता है। थोड़ी देर के बाद मेरे जूते। पुजारी जी, जब मैं पूजा करने अंदर गया तो पीछे से मेरे जूते गायब हो गए। यह अनर्थ है। पुजारी चाचा चौधरी के पास पहुंचता है। चाचा चौधरी, घोर कलयुग आ गया है। मंदिर जैसी पवित्र जगह से हर रोज कोई जूते चुरा कर ले जाता है। कल से यह नहीं होगा पुजारी जी। दूसरे दिन, साबू जाओ मंदिर से प्रसाद ले आओ। जाता हूँ चाचा जी। साबू जूते उतार के मंदिर के अंदर जाता है। भगवान जय हो। धमाका सिंह साबू के जूते उठा लेता है। इस बार बड़े जूते हाथ लगे हैं, ज्यादा दाम मिलेंगे। अबे बच गए। इधर पुजारी और चाचा चौधरी। चाचा चौधरी, तुमने कहा था कि कल से ये नहीं होगा, मगर साबू के ही जूते चोरी हो गए। पुरोहित जी, मैं खुद चाहता था कि साबू के जूते चोरी हो, तभी चोर पकड़ा जाएगा। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। जिसने मेरे जूते चुराए हैं, मैं उसकी गर्दन तोड़ दूंगा। उधर धमाका सिंह। कहो धमाके, ये जूते किसके उठाए लिए जा रहे हो? इंस्पेक्टर साहब, यह मेरे हैं। अगर यह तुम्हारे हैं तो जरा पहन कर दिखाओ। धमाका सिंह जूतों के अंदर घुस जाता है। वाह, जूते तुम्हारे पांव में खूब फिट आए हैं। तभी साबू वहां आता है। वह रहा जूता चोर, इसे मेरे हवाले करो, इसकी मरम्मत करनी है। इसे कुछ दिन हमारा मेहमान रहने दो साबू। हम नहीं सुधरेंगे। बो हो। चाचा चौधरी, मरीज और डॉक्टर। एक दिन शहर के एक घर में। हेलो, डॉक्टर सलाफ्रम क्लिनिक। मैं मिसेज बशीन बोल रही हूँ। मुझे बुखार है, देखने वाला घर में कोई नहीं। क्या आप आकर दवाई दे सकते हैं? मैं आता हूँ। थोड़ी देर बाद दरवाजे की घंटी बजती है। अंदर आ जाइए, दरवाजा खुला है। मेरे बेटे कुवैत, इराक और दूसरे अरब देशों में चले गए हैं। मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं। मिसेस बंशीन, घबराइए नहीं, मैं अभी इंजेक्शन देता हूँ, आपका बुखार उतर जाएगा। डॉक्टर मरीज को इंजेक्शन देता है। इंजेक्शन लगते ही मिसेस बंशीन गहरी नींद सो गई। काफी देर बाद जब मिसेस बंशीन की नींद खुली तो ओह, मेरे कान, हाथ और गले के सारे जेवर गायब। मिसेस बंशीन चाचा चौधरी को फोन लगाती है। चाचा चौधरी, मैं मिसेस बंशीन बोल रही हूँ। मेरे यहाँ चोरी हो गई है।
आप घबराइए नहीं, मैं अभी पहुंचता हूं। चाचा चौधरी मिसेस बंशीन के घर की ओर चल देते हैं। बेचारी मिसेस बंशीन किसी न किसी मुसीबत में फंसी रहती है, असहाय जो ठहरी। मिसेस बंशीन का घर। इंजेक्शन लगाया था बुखार उतारने के लिए, वो तो नहीं उतरा। मुझे नींद आ गई और कीमती जेवर चले गए। फिक्र ना करो, सब ठीक हो जाएगा। चाचा चौधरी वहां से निकल पड़े। उसने डॉक्टर सलफरम को फोन किया था। सलफरम क्लिनिक। डॉक्टर, तुम मिसेस बंशीन को देखने गए थे? मिसेस बंशीन? मैं आज किसी मरीज को देखने नहीं गया। मैं आज सारा दिन अपने घर पर रहा और आपके आने से 2 मिनट पहले ही क्लिनिक में आया हूं। तो फिर मिसेस बंशीन के जेवर कौन उतार कर ले गया? डॉक्टर सलफरम क्लिनिक से बाहर चल देता है। मेरे पास इन फालतू बातों के लिए वक्त नहीं है, मैं अपने किसी मरीज को देखने जा रहा हूं। चाचा चौधरी वापस घर चल देते हैं। मुझे अपने घर वापस जाना चाहिए। घर पहुंचकर, भाग्यवान, तुम्हें डॉक्टर सलफरम के क्लिनिक में टेलीफोन करना है कि तुम बीमार हो। अरे, मैं तो भली चंगी हूँ, बीमार हुए मेरे दुश्मन। भाग्यवान, भले के काम के लिए तुम्हें थोड़ा झूठ बोलना पड़ेगा। हेलो, डॉक्टर सलफरम क्लिनिक। मुझे बुखार है और मैं अकेली हूँ। फिक्र ना करिए, मैं आ रहा हूँ। थोड़ी देर बाद मिसेस चौधरी। आ जाइए डॉक्टर साहब, देखिए शरीर बुखार से तप रहा है। घर में देखभाल करने वाला कोई नहीं। घबराइए नहीं, इंजेक्शन से आपका बुखार मिनटों में उतर जाएगा। डॉक्टर इंजेक्शन तैयार करता है। आपके पति ने आपको सोने की काफी चूड़ियां पहनाई हैं। खाली 24 कैरेट की है। इंजेक्शन के लिए हाथ ढीला छोड़ दीजिए। तभी चाचा चौधरी वहां आते हैं। ठहरो, पहले तुम्हारे इंजेक्शन की लेबोरेटरी में जांच होगी। तुम? मेरे पति, जिनकी तुम अभी तारीफ कर रहे थे। मिसेस बंशीन को भी तुमने इंजेक्शन लगाया था। मैं जुर्म कबूल करता हूँ। जो बीमार महिलाएं अकेली होती थी, मैं नींद के इंजेक्शन लगाकर उन्हें सुला देता था, फिर उनके सारे जेवरात उतार कर रफू चक्कर हो जाता था। चाचा चौधरी अपराधी को पकड़कर चल पड़ते हैं। डॉक्टर सलफरम, तुम्हारा कंपाउंडर, मैं इसे पुलिस स्टेशन ले जा रहा हूँ। मगर तुम्हें कैसे पता चला कि ये मेरा कंपाउंडर है? तुम्हारी गैर हाजिरी में और कौन टेलीफोन पर बात कर सकता है? चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। चाचा चौधरी। चाचा चौधरी और सोम की गेंद। एक दिन सोम के घर पर। रुक्मणी, मेरी क्रिकेट की गेंद कहाँ है? मिल नहीं रही। मैंने उसे दूसरे कमरे में देगची में रखा था। सोम, मैं दूध लेने जा रही हूँ। जब बाहर जाओ तो घर का दरवाजा बंद करके जाना। सोम दूसरे कमरे में गया। वह रही देगची, उसी में गेंद होगी। हाँ, वह इसी में है, मुझे दिखाई दे रही है, पर हाथ उस तक नहीं पहुंच पा रहा। जरा और झुकना पड़ेगा। गेंद हाथ में आ गई। तभी अलमारी के ऊपर रखा बक्सा सोम के ऊपर गिर पड़ता है। आओ! और परिणाम स्वरूप, ओह, देगची में सिर फंस गया। घबराया हुआ सोम घर से बाहर दौड़ता है। बचाओ, मेरा सिर देगची से बाहर नहीं निकल रहा। रास्ते में मीठे नागपुर के संतरे। अबे बच गए। दौड़ता हुआ सोम उस आदमी से आ टकराता है। ओह! सोम आगे दौड़ता चला जाता है। ओह, मेरे संतरे! आगे जाकर सोम किसी से टकराता है। ओह, मैं खंबे से टकरा गया। नहीं, वह साबू की टांग थी। हा 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 हा। क्या आप चाचा चौधरी हैं?
हाँ, तब मैं ठीक जगह पहुंचा। इस देगची से मेरा सिर निकालने में मदद कीजिए। साबू के एक मुक्के से देगची और तुम अलग हो जाओगे। साबू देगची को हाथ में उठा लेता है। साबू, जल्दी मुक्का मारो, अंदर मेरा दम घुट रहा है। बस तैयार हो जाओ। साबू का एक जोरदार मुक्का और सोम देगची से बाहर निकल आता है। मैं बाहर निकल आया और जाकर सीधा पेड़ के कोटर में फंस जाता है। मुझे बाहर निकालो, मैं तने में फंस गया है। साबू, चाचा जी, क्यों ना मैं इस पेड़ को जड़ से उखाड़ दूं, फिर उसे बाहर निकाल लेंगे। नहीं साबू, हम पेड़ को उखाड़ नहीं सकते। उस चेतावनी को पढ़ो, पेड़ गिराना मना है। साबू, अगर तुम इस पेड़ को हिलाओगे तो फंसा हुआ आदमी नीचे टपक पड़ेगा। साबू पेड़ को जोर से हिलाने लगता है। मैं पूरे जोर से पेड़ को हिला रहा हूँ। आहा, सारे फल नीचे गिर पड़े हैं, मगर मैं अभी भी फंसा हूँ। मैं इसे खींचकर बाहर निकालता हूँ। वह बाहर निकल आया। तभी सोम उसके हाथ से फिसल जाता है और सीधा जाकर एक पाइप में फंस जाता है। मुझे बाहर निकालो। साबू, वह उस बड़ी बिल्डिंग के बरसाती पाइप में जा फंसा है। घबराओ मत, मैं तुम्हें पाइप में से निकालने आ रहा हूँ। तभी पाइप में बड़े जोर से पानी आता है और सोम बाहर निकल जाता है। ओह, पानी है, कहाँ गया वह? सोम, बचाओ! चाचा चौधरी सोम का हाथ पकड़ लेते हैं। हिम्मत से काम लो, तुम अभी मेन होल से बाहर निकल आओगे। चाचा चौधरी उसे बाहर निकालते हैं। शुक्र है, अब मैं सीधा घर जाऊंगा। यह गोली तुम्हारी देगची में से निकली थी। वह गोली नहीं, क्रिकेट की गेंद है। सोम के घर पर। सोम, क्या आज फिर तुम क्रिकेट खेलते हुए कीचड़ में गिर पड़े? जवाब नहीं दे रहे। रुक्मणी, अब कभी गेंद को इस देगची में ना डालना। चाचा चौधरी और खुशबूदार तेल। एक दिन चाचा चौधरी और साबू आज नींद देर से खुली, तब तक नल जा चुके थे। सोचा क्यों ना चलकर समुद्र में नहाया जाए। चाचा जी, समुद्र में तैरना अपने आप में एक व्यायाम है। समुद्र के किनारे पहुंचकर कपड़े उतारकर जरा दूर रखे जाएं, कहीं लहरों से वे गीले ना हो जाएं। जूते और तौलिया रख दूं। और फिर वे दोनों समुद्र में घुस जाते हैं। आ जाओ साबू, समुद्र का पानी शांत है। मुझे तो तट से दूर गहरे पानी में तैरना अच्छा लगता है चाचा जी। चलो, मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा हूँ। इधर धमाका सिंह और गोबर सिंह। धमाका सिंह, आओ, आज समुद्र तट पर घूमकर ठंडी हवा खाई जाए। अच्छा ख्याल है गोबर सिंह, शायद कोई चीज हमारे हाथ लग जाए। तभी है चाचा चौधरी के कपड़े और साबू के जूते। लगता है वो दोनों समुद्र में नहाने गए हैं। क्यों ना हम उनका सामान लेकर चंपत हो जाएं? किस काम का? चाचा चौधरी के कपड़े मुझे पूरे नहीं आएंगे और साबू के बूट मेरे पैरों के लिए बड़े रहेंगे। गोबर सिंह तेल की शीशी को उठा लेता है। अलबत्ता ये तेल हमारे काम आ सकता है। बड़े दिनों से मैंने अपने बाल में तेल नहीं लगाया। शीशी में से भीनी भीनी खुशबू आ रही है। मन करता है कि सारी शीशी अपने बालों में उड़ेल लूं। अबे बच गए। वे दोनों दूर समुद्र में है, इसलिए हमें रोकने वाला यहाँ कोई नहीं है। फिर देर किस बात की, बालों को चमका लो सुगंधित तेल से।
चाचा चौधरी, गोबर सिंह, रुको। चाचा चौधरी, अब दुनिया के कोई ताकत हमें ये तेल इस्तेमाल करने से नहीं रोक सकती। चौधरी की आज एक नहीं चल सकती। और वो दोनों तेल अपने बालों में लगा लेते हैं। वाह, बाल चमाचम हो गए। मैं भी लगा लूं। सचमुच तेल मलते ही सिर में तरावट आ गई। मेरी मूछें रौबीली हो गई। चाचा चौधरी, तुमने वह तेल क्यों लगाया? हा हा हा, चौधरी, सुना था कि तुम्हें कोई मात नहीं दे सकता, मगर आज हमने तुम्हारी तेल की शीशी खाली कर दी और तुम देखते रह गए। बेवकूफों, जरा अपने सिर और मूंछों पर हाथ फेर कर देखो। हाथ फेरते ही, ओह, मेरे बाल, मेरी मूछें। इस शीशी में बाल सफा तेल था। चाचा चौधरी और किताब। एक दिन चाचा चौधरी के घर पर, चाचा जी मेरी मदद करो, मेरी बैलगाड़ी वहां दलदल में फंस गई है। चिंता मत करो चिंतामणि, साबू तुम्हारी गाड़ी को बाहर निकाल देगा। और साबू चिंतामणि के साथ चल देता है। साबू गया। मैं अंदर जाकर इस किताब का अध्ययन करूं। चाचा चौधरी घर के अंदर जाकर किताब पढ़ने लगते हैं। तभी, चाचा जी नमस्ते। कहो धोनी, जेल से कब छूटे? आज ही। उम्मीद है अब तुम उठाई गिरी से बाज आओगे। चाचा जी, आपके हाथ में कौन सी किताब है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र। यह सुनकर धोनी आगे चल देता है। चाचा चौधरी जिसको पढ़ रहा है वह जरूर दिलचस्प किताब होनी चाहिए। मास्टर जी, क्या कौटिल्य किसी टीवी सीरियल के एक्टर का नाम है? धोनी, तभी मैं तुमसे कहता था कि नकल करके पास होने से एक कागज जिसे सर्टिफिकेट कहते हैं जरूर मिल जाता है, मगर ज्ञान नहीं आता। कौटिल्य एक महान कूटनीतिज्ञ था जिसका लिखा अर्थशास्त्र राजनीति का अद्वितीय ग्रंथ है। यही किताब पढ़कर शायद चाचा चौधरी तीक्ष्ण बुद्धि का बन गया है। मैं इस किताब को जरूर हथियाऊंगा। और धोनी चाचा चौधरी के घर पर पहुंचता है। वह रही किताब, उसका मालिक भी नहीं दिखाई देता। मैं उसे उठा लेता हूँ। नाले पंगा। घर के अंदर चाचा चौधरी पकड़ की तार को काट देते हैं। ओह, उसे पता चल गया, भागो। बिजली गुल, बाहर खुले वातावरण में जाकर हवा खाई जाए। पार्क में आकर चाचा चौधरी किताब एक तरफ रख देते हैं और आगे चल देते हैं। चाचा चौधरी किताब को घास पर रखकर टहलने चला गया है। एक बार फिर मौका हाथ लगा है उसे लेकर रफू चक्कर होने का। ये तो गया काम से। देखो, वह आदमी आपकी किताब उठाना चाहता है। उठाएगा तो पछताएगा। तभी धोनी की चीख वहां गूंजती है। आओ, बिच्छू ने काट लिया। बिच्छू के बिल को ढकने के लिए ही मैंने उस पर किताब रख दी थी। चाचा चौधरी, आई। चाचा चौधरी और बोगन की पतंग। एक दिन रास्ते में, कहो गुलाब राय, तुम्हारे फूलों का क्या हाल है? चाचा जी, कुछ मत पूछो, उन फूलों को बेरहमी से नष्ट किया जा रहा है। हमारे ब्लॉक में जो कोई पौधों को छत पर रखता है, बोगन की पतंग उन पौधों को काट फेंकती है। कमाल है, पतंग ना हुई, कुल्हाड़ी हो गई। तुम्हें अजीब लगेगा, पर यह सच है।
पौधों को उजाड़ा जा रहा है। गुलाब राय, मुझे पता है कि तुम्हें तरह तरह के फूल पौधे उगाने का शौक है। हाँ, उनसे वातावरण में ताजगी आती है और खूबसूरती बढ़ती है। इसलिए हम कुछ पौधों के गमले छत पर रखते हैं ताकि उन्हें सूरज की रोशनी मिले और वो बढ़े। गुलाब राय, तुम्हारे पौधों में कितने खूबसूरत और खुशबूदार फूल आए हैं। हाँ, इन फूलों को अपनी औलाद जैसी परवरिश देनी पड़ती है, तभी ये फलते फूलते हैं। तभी आसमान से एक बड़ी पतंग सरसराती हुई आई और मेरे पौधों को काटती हुई निकल गई। दूसरे हमले में उस पतंग ने मेरे पड़ोसी के पौधे कलम कर दिए। ओह, मेरे पौधे! ये बोगन की करतूत है। मैंने फूलों को उगाने में कितनी मेहनत की थी, कितना खाद और पानी दिया था। वह दोनों नीचे उतर आते हैं। बोगन, तेरा सत्यानाश हो। बोगन, तुमने हमारी महीनों की मेहनत पर पानी फेर दिया, कोमल फूलों को काट फेंका। क्या पतंग उड़ाना जुर्म है? मगर तुम स्टील के महीन तार से पतंग उड़ाते हो और जानबूझकर हमारे पौधे काटते हो। दरअसल तुम्हारे पौधे काटने से मेरा मनोरंजन होता है। और जब भी हम छत पर पौधे रखते, उन्हें काट दिया जाता। हम बोगन का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, वह इलाके का बदनाम दादा है। हाँ, वह डोर की जगह लोहे की महीन तार इस्तेमाल करता है। इतना कहकर चाचा चौधरी गुलाब राय के साथ चल देते हैं। मैं बोगन की गर्दन मरोड़ दूंगा। नहीं साबू, बीमारी को दूर करने के लिए पहले दवाई की छोटी खुराक देंगे। आओ मेरे साथ। आज हम यह गमला छत पर रखेंगे, मगर ये मेरा प्रिय पौधा है। गमले में लोहे की छड़ गाड़ देते हैं। लगेगा कि पौधे को सहारा देने के लिए इसे लगाया गया है। लोहे की छड़ के साथ मैंने बिजली की तार लगा दी। स्विच ऑन करो। मैं समझ गया चाचा जी। करंट लोहे की छड़ में आएगा और पतंग की तार के द्वारा वह बोगन तक पहुंचेगा। चाचा चौधरी! उधर बोगन, हा हा हा, आओ, गुलाब राय ने छत पर नया पौधा रखा है। अबे बच गए। और फिर पतंग गुलाब राय के पौधे की ओर बढ़ चली। चल मेरी पतंग, काट उस पौधे को। ये तो गया काम से। पतंग की डोर छड़ी से छूते ही एक जबरदस्त झटका बोगन को लगता है। चाचा चौधरी और गुलाब राय, बोगन, कहो कैसी रही? आज तुम्हारी डोर की धार कहाँ गई? हाय लाल पगड़ी वाले, तुमने बोगन के साथ मजाक करके अच्छा नहीं किया। मैं तुम दोनों को उठाकर गेंद की तरह नीचे फेंक दूंगा। बोगन तेजी से छत की ओर बढ़ा। तुमसे बदला लेने के लिए मैं आ रहा हूँ। तभी उसका पैर रोलर स्केट्स पर पड़ा और वह फिसल गया। बचाओ! गुस्से में आदमी अंधा हो जाता है। सीढ़ियों पर पड़ा हुआ रोलर भी उसे दिखाई नहीं देता। बोगन लुढ़कता हुआ नीचे आ गिरता है। अब मेरे गुस्से की आग और भड़क उठी है। मैं लाल पगड़ी वाले को गोलियों से भून दूंगा। घर के अंदर चाचा चौधरी, अच्छा गुलाब राय, चलता हूँ। मुझे उम्मीद है बोगन अब तुम्हें परेशान नहीं करेगा। उसे दवाई का एक डोज मिल चुका है। घर के बाहर आए, दूसरा डोज मैं तुम्हें दूंगा। मरने के लिए तैयार हो जाओ। तभी वहां जोरदार हंसी गूंज उठती है। हो 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 हो। हाँ, हंसते हो? बोगन, मौत को देखकर मैं कैसे हंस सकता हूँ? तो फिर कौन बदतमीज हंसा? पीछे देखो। पीछे देखते ही बोगन की रूह फना हो जाती है। हाय, तुम डोज देने की बात कर रहे थे? बाप रे, वे बड़े हाथ
मुझे पकड़ने आ रहे हैं। और बोगन वहां से रफू चक्कर हो जाता है। भागो! लगता है अब कभी वह इस ब्लॉक में पतंग उड़ाने नहीं आएगा। चाचा चौधरी और साबू वहां से आगे चल देते हैं। साबू, आओ चलें, तुम्हारी चाची खाने पर हमारा इंतजार कर रही होगी।